नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर से राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज के एक अन्य वीडियो के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है, चूंकि इस लॉकडाउन पीरियड में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, रेगुलर हो सकता है स्टडी नहीं हो रही हो, तो इसलिए एक हमारी तरफ से प्रयास है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ पाएं और इन वीडियो को उस पर देख पाएं। तो राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज के वीडियो जो आपके YouTube चैनल पे शुरू हुए थे, उसके 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध है। तो कृपया हमारा जो YouTube चैनल जग्गू का जीके हब जयपुर है, उसको सब्सक्राइब करें। मैं लिख देता हूं आपके सामने एक बार, दिस इज जग्गू का जीके हब जयपुर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी वीडियो आगे आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको किसी प्रकार की समस्या न आए। साथ ही साथ आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कुछ करेक्शन आपको लगता है या कुछ हमें प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी कमियां भी बता सकते हैं, ताकि हम आपको और अच्छे तरह से चीजों को प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, घर पर जुगाड़ किया हुआ है, इसलिए हो सकता है कि कुछ वीडियो ऐसे हों जिनकी क्वालिटी उतनी बेस्ट ना हो, पर हम तो भी आपको अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश यहां पर करेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो टॉपिक आज मैं राजस्थान के उपनाम पार्ट 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूं, पार्ट 1 पहले से यूट्यूब पर है, पार्ट 2 आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें आप जल्दबाजी ना करें उतारने की, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। और इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ होगा जो टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक पर इसकी पीडीएफ आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए बहुत जल्दीबाजी मत रहे कि ये करना लिखना है, वीडियो छोड़ दें। आप शांति से पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आराम से देखते रहे। तो आइए मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज का जो आज का वीडियो है वो आपके सामने आज मैं पेश करता हूं। और ये हमारा जो वीडियो है ये है राजस्थान के उपनाम पार्ट 2, जिसमें राजस्थान के जो विभिन्न दुर्ग हैं उनके बारे में भी बताएंगे और कुछ शहर हैं उनके बारे में भी बताएंगे। हालांकि उपनाम कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स लिमिटेड है, बहुत सारे उपनाम है जिनको मैं यहां कई घंटों तक पढ़ाऊं तब भी नहीं खत्म होंगे, पर आपके सामने हम वो उपनाम लेके प्रस्तुत होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कुछ एक और हैं जो आपको पीडीएफ में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम राजस्थान को जब देखते हैं तो राजस्थान को अगर हम देखेंगे तो कई प्रकार के राजस्थान में जिले हैं। अब राजस्थान के जब उन जिलों को देखते हैं हम, तो उन जिलों को देखने पर कई अलग अलग क्षेत्रों में खुद दिखाई देते हैं, तो उनका कोई ना कोई लॉजिक होता है, किसी लॉजिक से समझे हुए होने चाहिए, हमें रटने नहीं है। तो कुछ आपको यहां बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा आपको पता है कि इधर राजस्थान के मैप में देखें तो यहां आपको कौन सा जिला दिखाई देता है? अजमेर। कौन सा जिला हो गया? अजमेर जिला हो गया। और अजमेर जिले में आपने देखा होगा कई चीजें देखने लायक दर्शनीय स्थल है। तो अजमेर जिले में जैसे एक आपका जो दर्शनीय स्थल हो गया वो हो गया कौन सा? पुष्कर। आपको पता है पुष्कर अजमेर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। पुष्कर में प्रसिद्ध पुष्कर झील भी है, ठीक है। पुष्कर मेला भी बढ़ता है और इस पुष्कर को अलग अलग उपनामों से जाना जाता है, जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो पीडीएफ में दिए हुए होंगे, केवल आपका समझना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले पुष्कर को हम कहते हैं तीर्थों का मामा। भाई, तीर्थों के मामा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन तीर्थ है, प्राचीन हमारे जो हम कुछ हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें इसको सतयुग का बताया गया है। और पिंडदान करने के लिए भी लोग आते हैं, जैसे गया जाते हैं ऐसे पिंडदान करने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान मान्यताओं के अनुसार यहीं पर किया था। और बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं की जो स्थली रहा है, ठीक है, वो ये क्षेत्र रहा है पुष्कर। इसको हम कहते हैं कोंकण तीर्थ। सबसे कोंकण तीर्थ का अर्थ क्या हो गया कि सबसे सर्वोच्च तीर्थों में से एक, ठीक है, इसलिए कोंकण तीर्थ कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं हम, हिंदुओं का 5वां तीर्थ। इसको हम और क्या बोलते हैं? हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं जो हमारे 4 धामों का है। उत्तर दिशा में जाएंगे तो बद्रीनाथ हो गया, हमारे दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वरम हो गया, पश्चिम में जाएंगे तो आपका गुजरात में कौन सा हो गया? द्वारका हो गया, और पूर्व में जाएंगे तो आपका उड़ीसा में कौन सा हो गया? जगन्नाथपुरी हो गया। तो इन 4 धामों की यात्रा के पश्चात जब तक यदि कोई व्यक्ति पुष्कर की यात्रा नहीं करता और पुष्कर झील में स्नान नहीं करता, संकल्प नहीं करता, तब तक उसकी कंप्लीट 4 धामों की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए एक मान्यता है कि इसलिए इसको कहते हैं हिंदुओं का
पांचवें तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं। बहुत सारी घटना हुई है। जब मैं राजस्थान का झील वाला टॉपिक लूंगा तब आपको पूरी कंप्लीट इस झील के बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ऐसे ही अजमेर में एक और दुर्ग हो गया जिसको हम कहते हैं अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग के नाम से जानते हैं। अब जो अजय मेरू दुर्ग है उसके भी अलग अलग कई नाम है, जैसा आपने देखे होंगे। इसी दुर्ग को हम कहते हैं तारागढ़। इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। ताराबाई के नाम पे इसके दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। इसी दुर्ग को हम, चूंकि राजा अजयराज चौहान ने बनाया था, इसलिए इसको हम अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। किसके द्वारा बनाया गया था? राजा अजयराज चौहान। इतिहास पढ़ेंगे तो राजा अजय राज या अजयपाल एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल सिंपल सी बेसिक चीजें, और बिल्कुल ऐसी चीजों से लिंक ना रखें जो विवादित हो। निश्चित रूप से परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप निश्चित रूप से देखते रहिए। एक इसको हम नाम देते हैं गढ़बीठली। इस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब मुगल काल चल रहा था तो आपने देखा होगा अकबर अजमेर आता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने। उसके बाद जहांगीर आता था, शाहजहां आता था। तो मुगल काल में चूंकि ये बीठली पहाड़ी पर है, कौन सी पहाड़ी पर है? बीठली पहाड़ी पर है। और गढ़, गढ़ का मतलब होता है दुर्ग, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गढ़बीठली के नाम से जानते हैं। और इसी तरह अजय मेरू जो दुर्ग है, इसको ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो इसको कहते थे जिब्राल्टर दुर्ग। इसको क्या कहते थे? जिब्राल्टर दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो अलग अलग कई नाम है जिस नाम से इसको जानते हैं। तो इसको जिब्राल्टर दुर्ग भी कहते हैं। माना जाता है जैसे अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच जिब्राल्टर संधि है और वहां एक जिब्राल्टर पहाड़ी है, इसी तरह पूरे भारत का पहला पहाड़ी दुर्ग अपनी तरह का बना हुआ कौन सा माना जाता है? ये तारागढ़ माना जाता है। इसलिए ब्रिटिश काल में इसे किस नाम से जानते थे? जिब्राल्टर। तो पूर्व का जिब्राल्टर है तो भी तारागढ़ है, ठीक है, यही दुर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का जिब्राल्टर है तो भी यही है, और राजस्थान का जिब्राल्टर है तो भी यही है। इसको एक और नाम से जानता मैं यही बता देता हूं, बहुत ही फेमस नाम। इसको बोलते हैं राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की कुंजी। तो राजपुताने की कुंजी के नाम से भी इसको क्या करना जाना जाता है, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन वाला है। जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो आपने देखा होगा राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, चीफ कमिश्नर प्रांत थे। तो उसमें चीफ कमिश्नर प्रांत जब ब्रिटिश का कंट्रोल था कंप्लीटली, वो कौन सा माना जाता है? ये अजमेर माना जाता है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अजमेर में एक दुर्ग है, इस दुर्ग को कहते हैं अकबर का किला। इस दुर्ग को हम क्या बोलते हैं? अकबर का किला। ये अलग है, ये तारागढ़ दुर्ग से अलग है, ये अकबर का किला है। और अकबर के किले में अंग्रेज अपना गोला बारूद रखते थे, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैगजीन का किला। मैगजीन के किले में से भी जाने जाते हैं। मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा एक ब्रिटिश यात्री भारत आया था बाद में, ठीक है। जेम्स फर्स्ट, जो ब्रिटेन का महाराजा था, जेम्स फर्स्ट, उसका दूत बन के एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था टॉमस रो। और कहते हैं टॉमस रो जहांगीर से मिला, क्योंकि भारत में उस समय मुगल कालीन शासक कौन सा था? जहांगीर था। तो वो जहांगीर से मिला और उसने बिजनेस की परमिशन मांगी कि मैं व्यापार की परमिशन चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद ही सूरत वाली कोठियां स्थापित हुई थी। तो उसी क्रम में कहा जाता है कि टॉमस रो की जहांगीर से जहां मुलाकात हुई थी, जहां जहांगीर ने मुगल कालीन सिक्का फेंक कर और परमिशन प्रदान की थी, वो भी ऐतिहासिक दुर्ग कौन सा माना जाता है? ये अकबर का किला माना जाता है, जो अजमेर शहर के मध्य में एक स्थलीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आपको अजमेर से रिलेटेड 3-4 चीजें याद रखनी है कि एक तो जो अजमेर है, अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। अजमेर को हम किस उपनाम से जानते हैं? राजस्थान के हृदय के उपनाम से भी जानते हैं। दूसरा, अजमेर के पास ही पुष्कर हो गया, पुष्कर के विभिन्न प्रकार के क्या हो गए? उपनाम हो गए। अजमेर में ही जो तारागढ़ पहाड़ी है उस पर तारागढ़ दुर्ग हो गया, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, गढ़बीठली भी कहते हैं, और राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी तरह हम देखेंगे तो इसको राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। और एक अन्य तीसरा जो ऐतिहासिक चीज हो गई वो आपका कौन सा हो गया? अकबर का किला। तो उम्मीद है आपको ये जो अजमेर वाली जो घटना है ये सारी की सारी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं राजस्थान में दूसरी जगह की ओर। आप देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान से करने का प्रयत्न कीजिए तो आपको किसी प्रकार की समस्या यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम नागौर। अजमेर के पास ही कौन सा क्षेत्र हो गया? कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? ये नागौर क्षेत्र हो गया भाई। लो भाई, लिख दिया हमने। कौन सा लिख दिया? नागौर क्षेत्र लिख दिया। अब आपको पता है कि राजस्थान का सबसे केंद्रीय स्थिति वाला जिला जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? नागौर। नागौर की स्थिति कैसी मानी जाती है? केंद्रीय मानी जाती है, सेंट्रल पोजीशन मानी जाती है।
क्योंकि बिल्कुल अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल सेंट्रल में कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा पड़ता है, नागौर है। ठीक है, इसके अलावा नागौर को एक और उपनाम से हम जानते हैं धातु नगरी। कई प्रकार के औजार आदि बनाने, जो कृषिगत औजार हो गए, दूसरे औजार हो गए, ठीक है, उनको रिलेटेड ये क्षेत्र फेमस है। इसलिए कई प्रकार की धातुओं भी पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की, इसलिए इसको हम धातु नगरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहीं पर हमारी प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो गया, कुबड़ पट्टी, या इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांका पट्टी। हालांकि अजमेर के साथ थोड़ा बहुत कहां पे फैला हुआ है, ये नागौर अजमेर में कौन सी पट्टी हो गई, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। अब ये क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी के लिए हमें अत्यधिक गहराई में जाना पड़ता है और वहां पर अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा पानी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा भारत में फ्लोराइड मिला हुआ पानी राजस्थान में पाया जाता है। इस पानी का सेवन करने पे कई ग्रामीण मजबूर हैं और लंबे समय तक जब इस पानी का सेवन करते हैं तो उनके दांत पीले हो गए, शरीर की हड्डियां मुड़ने लग गई। हमारे शरीर का मेन स्तंभ होती है हमारी कौन सी हड्डी, पीछे ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी होती है। तो हमारी पूरी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है, ये रीढ़ की हड्डी की वजह से हमारा शरीर सीधा रहता है एकदम, तो रीढ़ की हड्डी धीमे धीमे मुड़ने लग जाती है। तो इस तरह की समस्या होती है यहां पर। तो कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस से पीड़ित सर्वाधिक जो व्यक्ति हैं वो भी कहां पर, पूरे भारत में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो चूंकि व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं, जो अजमेर और नागौर की पूर्वी सीमा पर है। इसके बारे में जब हम भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम राजस्थान के अन्य जिलों की तरफ आते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहां ध्यान से देखना, हम यहां पर जाते हैं उदयपुर। जैसे हम चल गए कहां पर, उदयपुर, ये रहा यहां पर उदयपुर हो गया, ये यहां पर पूरा क्षेत्र कौन सा हो गया, उदयपुर हो गया। अब उदयपुर को हम अलग अलग उपनाम से जान रहे हैं। उदयपुर क्षेत्र जो हमारा है, उस क्षेत्र को हम अलग अलग उपनामों से जानेंगे। अब ये कौन कौन से उपनाम है देख लेते हैं। देखो, एक तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। कौन सी हो गई, झीलों की नगरी। अनेक झील है आपकी, जयसमंद झील हो गई, फिर आपकी पिछोला झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई, स्वरूप सागर झील हो गई, बहुत सारी झील है, उदय सागर झील हो गई, वो मैं बताऊंगा जब झीलें आएगी एक एक करके। तो उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, ठीक है, झीलों के लिए फेमस है। विश्व में जो झीलों का देश माना जाता है वो माना जाता है फिनलैंड, हजारों झीलों की भूमि, ठीक है, तो झीलों की नगरी होगी। ऐसे ही उदयपुर को हम कहते हैं राजस्थान का कश्मीर। उदयपुर को हम क्या कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। आप सुंदरता की वजह से मान सकते हैं, और प्लस कश्मीर में डल झील हो गई, उलट झील हो गई, इसी प्रकार से यह झीलें भी है, बहुत ही सुंदरता है, हरियाली है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों की जो ढलान है वहां पे अत्यधिक हरियाली पाई जाती है, तो इस कारण इसका एक उपनाम फेमस है, राजस्थान का कश्मीर। तो राजस्थान के कश्मीर के नाम से भी हम किसे जानते हैं, उदयपुर को जानते हैं। और इसको एक और उपनाम से जानते हैं हम, पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस, तो जो पूर्व का वेनिस है ये भी किसका उपनाम हो गया, उदयपुर का हो गया। आपको मैं बता दूं, वेनिस सिटी, वेनिस शहर कहां पर हो गया, इटली में हो गया। अभी कोरोना के मामले आपने देखा होगा, काफी तबाही मचाई थी इटली में, तो वेनिस शहर इटली में हो गया। झीलों के बीच में बसा हुआ सुंदर नगर माना जाता है, उसी से तुलना करते हुए उदयपुर की तुलना की गई। उदयपुर अभी आपको ने देखा होगा 2 वर्ष पहले विश्व के 14 सुंदर शहरों में उदयपुर को शामिल किया गया था, इसलिए एक तरह से रेफरेंस के लिए उदयपुर को हम क्या कह देते हैं, पूर्व का वेनिस। क्योंकि यूरोप की तुलना में भारत कौन सी दिशा में स्थित है, पूर्व में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व का वेनिस। तो इस तरह से उदयपुर अलग अलग उपनामों के लिए जाना जाता है। तो आपको एक तो ये उदयपुर के जो विभिन्न प्रकार के उपनाम है वो ध्यान रखना, और भी कई चीजें हैं जो आपके सब आ जाएगी, आप शांति से बस अपने वीडियो देखते रहिए। एक भी चीज मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, एक भी चीज मिस नहीं करूंगा, और मिनिमम 90% क्वेश्चन आपको परीक्षा में इसमें से मिलेंगे। पूरा 100% की गारंटी नहीं लेता, पर हाँ 90% क्वेश्चन आपको इसमें से निश्चित रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो हम सीधे पहुंच जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है साहब, ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए, ठीक है। तो एक तो सिरोही जिले में मुख्य रूप से आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, माउंट आबू क्षेत्र हो गया, ठीक है। आपको अभ्यारण्य आएगा तो मैं आपको माउंट आबू अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य माना जाता है। कौन सा, माउंट आबू अभ्यारण्य। तो देखो एक तो माउंट आबू क्षेत्र हो गया आपको, सिरोही वाला पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसी माउंट आबू क्षेत्र में ध्यान से देखना आप एक बार, यहां पर विभिन्न प्रकार की आपकी झीलें हो गई, नक्की झील है और गुरु शिखर है, मैं पढ़ाऊंगा सब एक एक चीज करके आएगी।
तो यहां पर जब माउंट आबू में देखते हैं तो माउंट आबू को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला। इसका कुछ लॉजिक है, क्योंकि जैसे भारत में हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो गई? शिमला हो गई। शिमला एक तरह का हिल स्टेशन हो गया। और इस तरह से आपने देखा होगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता था ब्रिटिश काल में, जिसको हम वायसराय एबी कहते हैं, तो वो क्या करता था कि अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी डलहौजी के काल से शुरू हो गई थी, क्या कर देता था? शिमला कर देता था। और इसी तरह से राजस्थान में मुख्य रूप से अंग्रेज कहां बैठते थे? राजपुताना एजेंसी का मुख्यालय कहां था? अजमेर में। पर गर्मियों में 2 महीने के लिए कहां चल जाते थे? यहां माउंट आबू चल जाते थे। इसलिए इसको राजस्थान के शिमला के नाम से जाना जाता है। आज भी आपको पता है कि जो राज्य होते हैं उनकी सबसे बड़े संवैधानिक पद होता है राज्यपाल। और राज्यपाल कहां निवास करता है? राजभवन में। राजभवन राजस्थान का कहां है? जयपुर में। पर 2 महीने के लिए राजभवन कहां पे अस्थायी रूप से कभी कभी शिफ्ट किया जाता है? माउंट आबू में शिफ्ट किया जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये आपको राजस्थान के शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? माउंट आबू को जाना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार बात करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट की? टोंक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। तो एक तो जैसे बिल्कुल सिंपल हो गया, नवाबों का शहर। बिल्कुल सिंपल, किस नाम से जाना जाएगा? नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। वही जैसे भारत में नवाबों का शहर कौन सा हो गया? लखनऊ हो गया। ऐसे यहां पे नवाबों का शहर कौन सा हो गया? ये टोंक हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर जैसे टोंक हमारे कौन से बांध के लिए फेमस है? बीसलपुर। टोडा रायसिंह तहसील में कौन सा बांध हो गया? बीसलपुर में। इसलिए बता रहा हूं, इसके बारे में गर्मी आ रही है और आपने देखा होगा पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी मानी जाती है? बीसलपुर। और चौहान शासक बीसल देव यानी विग्रह राज ने इसका निर्माण करवाया था। सिंपल सी बात है, बिल्कुल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार टोंक में एक स्थान आता है, कौन सी तहसील है? निवाई। ठीक है, निवाई तहसील है। अब निवाई तहसील में हम जब जाते हैं तो एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं रेड। कौन सी जगह बोलते हैं? रेड बोलते हैं। अब इस रेड का उपनाम आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं भारत का टाटा नगर। क्या बोलते हैं इसको? भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। इसका लॉजिक है, मैं आपको लॉजिक बताने का प्रयत्न करता हूं। देखिए क्या है, भारत में सबसे पहले वह एक संगठित रूप से इस्पात यानी स्टील उद्योग की शुरुआत करने वाले थे जमशेदजी टाटा। 1907 में जमशेदपुर से की थी। और जमशेदपुर को स्टील सिटी यानी इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से यहां पर जब खुदाई की गई, क्योंकि पुरातत्व स्थल है, खुदाई की गई, तब यहां पर एक तो वो कुछ लगभग 2700, 2644 कुछ लगभग इतने चांदी के सिक्के पाए गए। और दूसरा, यहां पर भारत में सबसे बड़े लोहे के भंडार पाए गए हैं और लोहे के हथियार पाए गए हैं। इसलिए लोहे से ही क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल आदि CO2 मिलाकर क्या बनता है? स्टील बनता है। तो इसको स्टील सिटी या प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आगे देखते हैं इन चीजों को, राजस्थान में चीजों को। देखिए जैसे हम आगे चलते हैं, हम पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे। जैसे हम एकदम राजस्थान के, देखिए अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने जो पहले 3-4 लेक्चर लिए थे वो मैंने राजस्थान के मैप से समझाए थे आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि राजस्थान का मैप साथ में रखें, तो आपको डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बार बार मैप का यूज करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप अगर मैप लेके बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। देखिए अब देखते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। कौन से राजस्थान की बात करते हैं? पूर्वी राजस्थान की करते हैं। जब पूर्वी राजस्थान में हम आएंगे तो पूर्वी राजस्थान में आपको 3 जिले दिखाई देते हैं। एक पूर्वी राजस्थान में धौलपुर हो गया, एक पूर्वी राजस्थान में आपका कौन सा हो गया? करौली हो गया, और एक पूर्वी राजस्थान में आपका जिला कौन सा हो गया? सवाई माधोपुर हो गया। तो ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तीनों को मिलाकर कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? ये डांग क्षेत्र बोला जाता है, जो उत्तर प्रदेश से स्पर्श है। लगभग यहाँ पे जो कुछ कल्चर है वो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो इसलिए डांग क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिला आते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और इसी में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि करौली को बोलते हैं डांग की रानी। करौली क्षेत्र है तो करौली क्षेत्र को क्या बोला जाता है? डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं, पर आपको थोड़ा बहुत चीजें याद रखनी। ठीक है, ऐसे मैंने अभी आपको बताया था पुष्कर। तो पुष्कर को हम क्या बोल रहे थे? तीर्थों का मामा। तो यहां देखिए मैं बता देता हूं आपको, जैसा हम कहेंगे, आपसे पूछा जाए कि तीर्थों का भांजा कौन सा है, तो तीर्थों का भांजा कौन सा हो गया? बहुत ही सिंपल, मचकुंड। और मचकुंड कहां हो गया? आपका धौलपुर में हो गया। कहां पर हो गया? मचकुंड। मचकुंड कहां हो गया? आपका धौलपुर में हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आपसे पूछा जाए तीर्थों की नानी, तीर्थों की
नानी, तो तीर्थों की नानी कौन सी हो गई? देवयानी। और देवयानी तीर्थ कहां पर हो गया? ये सांबर झील के पास हो गया। तो तीन आपको याद रखने, तीर्थों का मामा पुष्कर हो गया, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर हो गया, और तीर्थों की नानी कौन सी हो गई? देवयानी। देवयानी कहां हो गया? सांबर में हो गया। अब ताऊ ताऊ चाचा चाची मत कर देना आप, ये सब रिलेशन नहीं होते हैं, पर कुछ एक जो पर्टिकुलर फेमस रिलेशन है वो आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रहेंगे, सिंपल है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होता है आपका डांग नृत्य। कौन सा होता है आपका? डांग नृत्य होता है। और जो आपका डांग नृत्य होता है ये या धौलपुर करौली में नहीं होता, ये होता है आपका श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी मंदिर जो है ये कहां पर हो गया? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहां पर हो गया? राजसमंद में। श्रीनाथ जी की कृष्ण मूर्ति आपको पता औरंगजेब के काल में स्थापित हुई थी। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह थे, ठीक है। यहां पर कृष्ण भक्तों द्वारा होली के अवसर पर ब्रिज शैली में आज बिरज में होड़ी रे रसिया के साथ साथ इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। तो जो इस प्रकार का नृत्य किया जाता है उस इस प्रकार के नृत्य को हम डांग नृत्य के नाम से जानते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डांग नृत्य। और डांग नृत्य के नाम से हम उसको क्या करते हैं? चीजों को जानते हैं। तो वो आपको दो तीन जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है कि डांग क्षेत्र अलग है और डांग जो नृत्य है वो नृत्य क्या माना जाता है? आपका अलग माना जाता है। क्लियर है क्या? डांग नृत्य हो गया, ठीक है। तो आपको अलग अलग चीजें क्या रखनी है? याद रखनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जो अन्य कुछ राजस्थान के उपनाम बचे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारा राजस्थान का लगभग पूर्वी जिला कौन सा माना जाता है? अलवर जिला। राजस्थान का जो पूर्वी जिला माना जाता है ये जिला कौन सा माना जाता है? हमारा अलवर जिला माना जाता है। अलवर जिले की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया था, एक क्षेत्र बताया था मेवात। तो मेवात हो गया आपका अलवर और भरतपुर। तो अलवर भरतपुर को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? मेवात कहते हैं। यहां पर आएंगे तो देखो ध्यान से देखना, राजस्थान का सिंह द्वार। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के सिंह द्वार की बात करेंगे। तो जब हम बात करेंगे राजस्थान के सिंह द्वार की तो राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो कौन सा माना जाता है? अलवर माना जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अलवर में शराब उद्योग के बड़े कारखाने हैं, ठीक है। तो इसलिए दुनिया में शराब उद्योग के लिए कौन सा देश फेमस है? स्कॉटलैंड। इसलिए हम इसको अलवर को एक और उपनाम से जानते हैं, इसको हम राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आप कैसे भी करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह भरतपुर हो गया आपका, ये भरतपुर जिला हो गया, ठीक है। भरतपुर जिले में जैसे एक जगह है आपकी, एक तो है बयाना। कौन सा हो गया? भरतपुर में बयाना हो गया। अब आपने देखा होगा प्राचीन काल में यहां से नील की खेती के अवशेष मिले, कि जो नील होती थी तो नील की यहां पर क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। तो नील की खेती के अवशेष बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए। तो इसको एक और नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, श्रीपंत। ये श्रीपंत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, भरतपुर पे आएंगे तो भरतपुर में दूसरा आएंगे तो हम यहां पर आएंगे, हम बोलेंगे इसमें डीग। कौन सा हो गया? भरतपुर में हो गया डीग। चूंकि यहां जल महल पाए जाते हैं तो डीग को हम क्या बोलते हैं? जल महलों की नगरी। ये हो गया आपका जल महलों की ये नगरी। तो जल महलों की नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? आपका डीग जाना जाता है। क्या बोलते हैं? जल महलों की नगरी कहेंगे। तो जल महलों की नगरी के नाम से कौन सा हो गया? आपका डीग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर हम देखेंगे कि भरतपुर में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केवला देव घना। केवला देव घना, ठीक है। तो केवला देव में आपको पता है एशिया के अंदर पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली कौन सी मानी जाती है? केवला देव मानी जाती है। तो इसको हम कहते हैं पक्षी अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं? पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं पक्षियों की शरण स्थली। पक्षियों की शरण स्थली। तो पक्षियों की जो शरण स्थली है तो शरण स्थली के नाम से भी कौन जाना जाता है? आपका केवला देव जाना जाता है। अच्छा, इसमें मैं बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा पक्षी जो मरते हैं वो भी कहां पर मरते हैं? केवला देव में। सबसे ज्यादा जो पक्षी मरते हैं वो उनकी मरने की जो संख्या रहती है वो भी कहां पे पाई जाती है? सबसे ज्यादा केवला देव में पाई जाती है। इसलिए जो केवला देव है इसको पक्षियों का कब्रगाह भी कहते हैं। यहां पर एक घास होती है विशेष प्रकार की, एंचा घास। उस एंचा घास में फंसकर पक्षी मर जाते हैं। इसलिए पक्षियों की शरण स्थली भी यही है और पक्षियों का जो कब्रगाह है वो भी कौन सा माना जाता है? ये केवला देव घना
माना जाता है। ऐसे इसको राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। तो राजस्थान के पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से कौन जाना जाता है आपका? ये भरतपुर जिला जाना जाता है। ठीक है। ऐसे देखो एक आपका क्षेत्र आया कौन सा? बूंदी। तो बहुत आपने देखा होगा अभी गर्मी आ रही है, हम राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। टोबा, टाका, नाड़ी, फिर आपने देखा होगा खड़िन हो गई। इसी तरह से आपने देखा होगा हम बावड़ियां भी बना देते हैं। ठीक है ना, हम बावड़ियां बनाते हैं। एक तो बेरी होता है, छोटे छोटे कुएं साइड साइड में पानी रिस के बनते हैं, और एक होते हैं स्टेपल्स यानी सीढ़ीदार कुएं जिनको हम कहते हैं बावड़ियां। तो आपसे पूछा जाता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर कौन सा माना जाता है? बूंदी माना जाता है। बावड़ियों का शहर। तो बावड़ियों के शहर के नाम से कौन सा फेमस हो गया? बूंदी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बावड़ियां सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है, और भी शहरों में पाई जाती है, पर जैसे आपने देखा होगा चांद बावड़ी सबसे फेमस। चांद बावड़ी कहां हो गई? आभानेरी। आभानेरी कहां पर हो गया? दौसा में हो गया। ठीक है। ऐसे अगर आप भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 100 रुपए का नोट देखते हैं तो 100 रुपए के नोट पर आपको एक बावड़ी का चित्र दिखाई देता। देखना आपकी पर्स में रखा हुआ होगा, अभी तो घर में बहुत टाइम है आपके पास। तो उसमें आप देखेंगे तो रानी की बाब यानी रानी की बावड़ी का चित्र बना हुआ है जो गुजरात में, और यूनेस्को की सूची में उसको शामिल कर लिया गया था। तो वहां की वो बावड़ी फेमस हो गई। राजस्थान की चांद बावड़ी फेमस हो गई, और बहुत सारी बावड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस हो गया आपका? ये बूंदी फेमस माना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। जब राजस्थान में हाड़ौती की तरफ आएंगे तो देखिए आपको एक आपका डिस्ट्रिक्ट क्या कौन सा हो गया? कोटा हो गया। अब कोटा को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे उद्योग की वजह से है तो उद्योग की तुलना करते हुए इसको बोलते हैं हम राजस्थान का कानपुर। तो एक तो हम इसको राजस्थान के कानपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी कोटा को हम बोल देते हैं औद्योगिक नगरी। उद्योग काफी ज्यादा है तो औद्योगिक नगरी के नाम से। हालांकि सबसे ज्यादा राजस्थान में मल्टीनेशनल कंपनियां अलवर में, नीमराणा, टपूकड़ा, भिवाड़ी। ठीक है। और सबसे ज्यादा पंजीकृत कंपनियां जो हैं, मतलब सब मिला के मल्टीनेशनल प्लस भारत की जयपुर में। पर तो भी एक उपनाम आपने देखा होगा कई जगहों का फेमस हो जाता है, तो इसलिए कोटा को हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक नगरी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोटा को और हम किस नाम से जानते हैं? शैक्षिक नगरी के नाम से जानते हैं। कोटा को किस नाम से जानते हैं हम? शैक्षिक नगरी के नाम से जानते हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, आपको पता है, इसमें कोई निश्चित रूप से बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसी तरह आपका जो कोटा क्षेत्र है इसको हम एक शैक्षिक नगरी और इसको राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं, क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटीज में से कौन सी? नालंदा बिहार में पड़ती वर्तमान। अब तो वर्तमान में केवल उसके अवशेष बच गए। यूनेस्को की सूची में भी शामिल हो चुका है नालंदा क्षेत्र। तो राजस्थान का नालंदा के नाम से भी क्या जानते हैं? कोटा को जानते हैं। और इसी है शैक्षिक से मैं एक चीज और बता देता हूं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में यदि कहीं पर साक्षरता दर पाई जाती है, लिटरेसी रेट पाई जाती है, ठीक है ना, तो लगभग कितनी? 76%, 76.6 है। तो वो मैं आपको जनगणना वाले टॉपिक में बताऊंगा। तो ये साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है। ठीक है। तो ये कोटा के बारे में जो चर्चित उपनाम है ये मैंने आपको बता दिए। जो झीलें और आदि क्षेत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हाड़ौती के एक अन्य जिले की बात करते हैं। जब हाड़ौती के अन्य जिले की बात करेंगे तो किसका नाम आता है आपका? ये झालावाड़ का नाम आता है। ठीक है। तो झालावाड़ जो फेमस हो गया आपके किस लिए फेमस हो गया? संतरे के लिए। जैसे भारत में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है नागपुर। नागपुर कहां पर हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। ऐसे राजस्थान में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन कहां होता है? झालावाड़ में होता है। इसलिए झालावाड़ को संतरे के उत्पादन के कारण कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। राजस्थान के नागपुर के नाम से झालावाड़ हो गया। और एक हो गया आपका झालावाड़ में क्षेत्र हो गया जिसको हम कहते हैं जालरापाटन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र माना जाता है, चुनावी क्षेत्र माना जाता है जालरापाटन झालावाड़, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रही है हमारी। तो जालरापाटन को बोलते हैं घंटियों का शहर। इसको क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर, यानी द सिटी ऑफ वेल्स के नाम से, सिटी ऑफ बेल्स। तो सिटी ऑफ बेल्स के नाम से किसको जाना जाता है? झालावाड़ को जाना जाता है। तो दो चीजों के लिए और है। और एक और मैं आपको बता दूं कि झालावाड़ का मसाला उद्योग भी बहुत फेमस माना जाता है। तो झालावाड़ में आपका कौन सा उद्योग हो गया? मसाला उद्योग हो गया। तो जो मसाला उद्योग है झालावाड़ का वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। तो ये झालावाड़ क्षेत्र की कुछ चीजें है जो आपको लगभग क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है। इसी प्रकार हम आएंगे, आगे चलेंगे इसमें एक बार। तो आगे चलेंगे तो कुछ राजस्थान के प्रमुख दुर्ग भी हैं जिनके बारे में भी कुछ उपनाम फेमस हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा
हम जैसलमेर जाते हैं, तो जब जैसलमेर जाते हैं तो जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग है। और जैसलमेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। वही पीली मिट्टी में सोने के समान चमकता हुआ है, तो इसको स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। और पीली मिट्टी में बसा हुआ दुर्ग है। एक तरह का जो हम बोले जाएंगे तो उसको धानवंत दुर्ग की श्रेणी में मानते हैं। और भी श्रेणी में, पर मुख्य श्रेणी इसकी कौन सी है? धानवंत दुर्ग माना जाता है। अब देखिए जो जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर में आपको, जैसलमेर को बोला जाता है हवेलियों या म्यूजियम का शहर। विभिन्न प्रकार के म्यूजियम हो गए, ठीक है, पटवों की हवेली हो गई, विभिन्न प्रकार की हवेली हो गई, सालिम सिंह की हवेली हो गई। तो इस कारण जैसलमेर को हवेलियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, म्यूजियम का शहर भी जाना जाता है, और इसको हम स्वर्णगिरी कहते हैं। और जैसलमेर दुर्ग है, जो आपने देखा होगा भूकंप के बाद उसकी दीवारें ढह गई थी, और जो यूनेस्को की सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल हैं, उसमें कौन सा दुर्ग शामिल माना जाता है? जैसलमेर माना जाता है। यहां मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो यूनेस्को की सूची है उसमें राजस्थान के कौन कौन से स्थल इसमें शामिल है। तो देखिए पहला स्थल इसमें जो शामिल हुआ था वो कौन सा हुआ था? आपका केवला देव। और केवला देव को कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। यूनेस्को में जो दूसरा स्थल शामिल हुआ था राजस्थान का, वो कौन सा हुआ था? जंतर मंतर। जंतर मंतर कहां हो गया? जयपुर में। 2010 में इसको शामिल किया गया था। हालांकि जो जंतर मंतर है वो भी राजस्थान में कम नहीं है, जंतर मंतर भी पूरे भारत में 5 हैं, पर उसमें जयपुर वाले जंतर मंतर को इसमें शामिल किया गया था। इसी तरह से तीसरा स्थल देखेंगे तो राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल हुए थे 2010 से लेकर 2013 की अवधि में। तो 2010 से 13 की अवधि में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल हुए थे। इनके नाम बता देता हूं। एक आपका कौन सा दुर्ग हो गया? जैसलमेर हो गया। एक आपका कौन सा हो गया? आमेर। आमेर दुर्ग कहां हो गया? जयपुर में हो गया। अच्छा, एक आपका कौन सा दुर्ग हो गया? रणथंबोर। तो रणथंबोर दुर्ग कहां हो गया? सवाई माधोपुर। इसे कहते हैं मौत का किला। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। जो रणथंबोर दुर्ग है इसको रंतहपुर या मौत का किला के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह हम आगे आएंगे कि राजस्थान के दुर्गों में तो एक प्रसिद्ध राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग हो गया कौन सा? गागरोन। तो गागरोन दुर्ग आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हो गया? झालावाड़ में हो गया। अन्य दुर्ग की बात करेंगे तो एक आपका दुर्ग कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग हो गया आपका? चित्तौड़गढ़ हो गया, जिसको मेवाड़ का गौरव, राजस्थान का गौरव। और आज 10 मई है, कल 9 मई थी, महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती थी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि चित्तौड़ दुर्ग और एक आपका राजसमंद का जो दुर्ग है कौन सा? कुंभलगढ़, वो उनका बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग माना जाता है और दोनों राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग माने जाते हैं। एक दुर्ग हो गया आपका जो मैंने अभी नाम लिया था आपके सामने, कौन सा हो गया? कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग हो गया? कुंभलगढ़। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पे पाया जाता है? ये राजसमंद में पाया जाता है। तो ये 6 दुर्ग राजस्थान में शामिल किए गए थे। और अभी हाल ही में पिछले साल यानी 2019 में जयपुर शहर परकोटा जो था, जयपुर शहर परकोटा, तो जयपुर शहर परकोटा को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। आपको ये लगभग सारे स्थान क्या रखने, याद रखने, कि आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं आए। और लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं से क्या होते हैं? आपके पुटअप होते हैं। भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी राजस्थान के आपके क्वेश्चन हो गए वो लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। तो देखिए आज मैंने कुछ एक चीजें बताई आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो में अगर इसमें कुछ रह गया तो आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और आने वाला वीडियो में जल्दी आपके सामने पोस्ट करूंगा। जो आने वाला वीडियो होगा उसमें फिर एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आएंगे। जो जनरल साइंस की क्लासेस है वो भी 2-3 दिन में हम शुरू कर देंगे। सवाई सर के पॉलिटिकल साइंस और राजस्थान की कला संस्कृति के जो लेक्चर्स हैं वो भी हम जल्दी यूट्यूब चैनल पे शुरू कर देंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और घर में स्वस्थ रहें इस कोरोना ड्यूरेशन में, और घर से बाहर ना निकलें, और प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।